हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत सेंसिटिव टॉपिक लग सकता है और आप सुनने में इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि हर एक ये जानना चाहता है कि ट्विन फ्लेम रनर की क्या स्थिति होती है सेपरेशन में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ट्विन फ्लेम आपका जो रनर होता है, मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है, वो और भी ज़्यादा पेन में होती है, और भी ज़्यादा रिग्रेट में और परेशानी में होती है। वो अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन करते हैं। क्या मैं अगर आपको ये कहूँ तो आप मानेंगे? डेफ़िनेटली आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो पेन में है? वो तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल उनके अपडेट्स देखिए, वो अपने पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है? एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, ठीक है? उनकी जो कुछ अपडेट्स आपके पास होती हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा खुश नज़र आते हैं, घूमते हुए नज़र आते हैं, थर्ड पार्टी के साथ नज़र आते हैं, हँसते खिलखिलाते नज़र आते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अब पर्सनली अपनी जर्नी में और अपनी लाइफ में रनर जो होता है ट्विन फ्लेम, वो ज़्यादा पेन फेस करता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात दोस्तों, मैं करती हूँ आप लोगों की ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स। तो अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक या किसी भी तरह की जनरल रीडिंग आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जर्नी पर गाइडेंस ले सकते हैं। आप अगर काउंसलिंग चाहते हैं तो मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, ट्विन फ्लेम्स गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो जिस भी सेवा के लिए आपको मुझसे कनेक्ट होना है आप हो सकते हैं। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात आज करेंगे कि इधर डीएफ साइड तो सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? लेकिन उधर रनर का क्या? जब रनर जा चुका है उसके बाद क्या हो रहा है, उसके साथ क्या चीज़ें चलती हैं रनर के साथ, तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है इस बारे में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जहाँ से, जिस एंगल से आप देख रहे हो रनर को, मैस्कुलिन एनर्जी को जिस एंगल से आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको आपका अपने आप एक थिंकिंग बन जाती है कि डिवाइन मैस्कुलिन तो सेल्फिश होते हैं, बहुत मतलबी होते हैं, खुद परस्त होते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, ठीक है? अगर आप भी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ऐसा सोचते हैं, अपने डीएम के बारे में ऐसा सोचते हैं, आपकी राय अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में ऐसी है, तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं। हाँ जी, जब तक डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो बहुत हद दर्जे के सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं, खुद ही के बारे में सोचते हैं। यही वजह होती है कि वो आपसे सतही रिश्ता रखते हैं, सरफेस लेवल पे रिश्ता रखना पसंद करते हैं। बिकॉज डे वन से उनको उस डेप्थ का अंदाज़ा होता है, ठीक है? आपकी लॉयल्टी का, आपकी ऑनेस्टी का उनको अंदाज़ा होता है। इसलिए वो खुद को आपसे सरफेस लेवल पे ही अटैच रखते हैं, डीपली अटैच आपके साथ नहीं होते, अपने इमोशंस आपके साथ अटैच नहीं करते, नहीं करना चाहते। ताकि ये इसलिए होता है ताकि टाइम पड़ने पर, जब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगे या उनको चीज़ें और इंटेंसिफाई होने लगे उनके लिए, तो वो फटाक से रन कर जाते हैं। इसी वजह से वो रन कर जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपसे अटैच नहीं हुए। तो वो उनके लिए बहुत ईजी स्टेप होता है कि भैया निकल के भाग लो, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो यहाँ पे वो फंसा हुआ स्टक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते। धीरे धीरे जो है, जब वो चले जाते हैं तो एक बार के लिए वो उनके लिए राहत का पल होता है, ठीक है? राहत का टाइम होता है, जहाँ पे वो राहत लेते हैं कि
ठीक है, उनको लगता है कि ये एक बहुत एक अलग सा कुछ था, लेकिन फाइनली जैसे वो उन्होंने हमेशा सबको छोड़ दिया, आपसे भी वो छोड़ चुके हैं, आपको भी, और वहाँ पे भी वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से बच गए। ठीक है, कोई स्टेप कोई इनिशिएट उनको नहीं करना पड़ा इस कनेक्शन में। यहाँ पे ये स्टार्टिंग की फीलिंग होती है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता है, ओके, अब यहाँ पे उनको रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है कि उन्होंने किया क्या। ओके, बिकॉज जब वो आपके साथ थे तब वो इस इंटेंसिटी को लेके झेल नहीं पा रहे थे, तब बहुत कंफ्यूजन में थे। लेकिन जब वो निकल चुके, टाइम भी बीत गया, अब उनको रियलाइज़ होता है कि अब क्यों नहीं वो मूव ऑन कर पा रहे। उन्होंने तो किसी और को चूज़ भी कर लिया, लेकिन वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उनको सडनली धीरे 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 उनके अंदर ये चीज़ आने लगती है कि उन्होंने किया क्या। ठीक है, हाई लेवल इंटेंसिटी होती है, हाई लेवल टेलीपैथी होती है, तब उनको ये पता लगता है कि दिस इज़ समथिंग दे कांट अवॉइड। ये कुछ ऐसा है जो कि वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे अवॉइड नहीं हो रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और उनको फील होता है कि ये कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था। हालांकि यहाँ पे उनको ना ट्विन फ्लेम टर्म की नॉलेज होती है, ना जर्नी की नॉलेज होती है, ना किसी भी टाइप की कोई नॉलेज नहीं होती, बट स्टिल उनके अंदर ये बात तो होती है कि ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से ऊपर उठ के था, या कुछ सोल लेवल का था, या कुछ जो है अलग लेवल का था, जो कि उनको धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ रियलाइज़ होता है कि ये इंटेंसिटी इतनी भारी है कि उनसे हैंडल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे लेकिन बट वो अलग हो गए फिर भी। ठीक है, कुछ अलग था, ठीक है, उनको समझना चाहिए था टाइम रहते, वो समझ सकते थे, उनको समझ भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशन से अलग हो गए। अब यहाँ पे उनके लिए क्या होता है, चीज़ें टू साइडेड हो जाती हैं। जब फेमिनाइन उनसे मूव ऑन कर जाती है, मूव ऑन तो क्या करती है, मतलब सेल्फ लव में चली जाती है अपना, और अपनी ही ग्रोथ पे, अपनी ही जर्नी पे फोकस्ड हो जाती है ना फेमिनाइन, तब उनके लिए चीज़ें और वर्स्ट हो जाती हैं। बिकॉज उन्होंने जो शौक डिवाइन फेमिनाइन को दिए थे, वो अब डिवाइन फेमिनाइन को शौक हमेशा उसके मैस्कुलिन से मिलते हैं, लेकिन मैस्कुलिन को शौक मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो अब वन बाय वन उनको सोल शॉक मिलने स्टार्ट होते हैं। जब डिवाइन उनको सोल शॉक देते हैं, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हो कि फुल फ्लेजेडली जब डिवाइन की तरफ से उनको डाला जाता है जर्नी में, तो एक जो पॉजिटिव सपोर्ट था उनकी डीएफ की साइड से, वो उनसे ऑलरेडी ही, वो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, वो उनसे ऑलरेडी ही निकल चुके, और वो उसको उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया था। और यहाँ पे डिवाइन जब अब उनको जर्नी में पूरी तरह से फुल्ली उतार देते हैं, और वो टावर मोमेंट जब उनकी लाइफ में फेस होते हैं, तब वो दर्द की सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि अब वो एनर्जी लेने कहाँ जाएं, किससे मांगे और किससे पूछें। तो अब उनके पेन की कोई इंतहा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ से उनको एनर्जी रिसीव होती थी, और यहाँ पे उनको एक के बाद एक के बाद एक झटके जब यूनिवर्स देना स्टार्ट करते हैं। अब चाहे वो लाख चाहें, ठीक है, देखिए कैसे लूप में होते हैं वो। अब चाहे वो लाख चाहें, जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना, उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, उसके साथ ही फंसे रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन से वो लाख कम्युनिकेट करना चाहें, लेकिन उनको उनको पता ही नहीं होते वो रास्ते कि वो जाके अब कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि हाई लेवल का रिग्रेट, बहुत हाई लेवल का रिग्रेट, अपने किए पे शर्म आना। ओके, शर्म आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने गलत किया था, और उनको ये भी पता होता है कि डीएफ इतनी इंट्यूटिव होती है कि वो समझ जाती है
कि अगर वो कोई बहाना बना के भाग रहे हैं, चीट करके भाग रहे हैं, तो डीएफ जो होती है उसकी इंट्यूशन इतनी होती है कि वो समझ जाती है। अधिकतर एक्सपीरियंसेस में मैंने यही पाया है, अधिकतर सेशंस में मैंने यही पाया कि अक्सर डीएम ने खुद अपनी डीएफ के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि मतलब उनको पता है कि उनके अंदर का सब हाल डीएफ को पता है, यानी कि डीएफ इतनी इंट्यूटिव होती है, ये डीएम को क्लियरली पता होता है। अब यहाँ पे एक बहुत क्योटिक सिचुएशन उनके लिए हो जाती है। जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया था उसी के साथ रहो, यूनिवर्स कहता है इसी के साथ भुगतना है, आपको अपना कर्मा रिलीज करना है। आपसे आपका सपोर्ट भी छीन लिया गया है, आपसे आपका एनर्जी सोर्स भी छीन लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये केओस बना रहता है, लेकिन इस केओस के दौरान भी डीएफ की याद उनको बनी रहती है। ये फीलिंग क्यों नहीं जाती, ये फीलिंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही, इतनी कोशिश कर ली पर ये चीज़ उनकी लाइफ से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये अकेलापन क्यों है, इतना दूर होते हुए भी सबसे पास यही पर्सन क्यों फील होता है, यही पर्सन उनको इतना करीब क्यों फील होता है। ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखती हैं, ये सारी थिंकिंग उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखती है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है, तो अवेयरनेस की कमी की वजह से देखिए डीएफ जो होती है वो काफ़ी जल्दी हर चीज़ को रिसीव करना जानती है, एक्सेप्टेंस में आ जाती है। बहुत जल्दी डीएफ एक्सेप्टेंस में आती है, तो उसके लिए जर्नी काफ़ी हद तक इजी हो जाती है। डीएम के साथ ये होता है कि उन्हें चीज़ें समझाने की अगर कोशिश भी हो रही है तो वो समझने को तैयार नहीं होते। अब यहाँ इसी अवेयरनेस की कमी की वजह से वो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच ही नहीं पा रहे होते, जो उनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि इस पर्सन से वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरी तरफ हाई लेवल के ट्रिगर्स कैसे हैंडल करें, तो यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो किस पेन का सामना करते हैं। कार्मिक उनकी अच्छी तरह से बैंड बजाता है, बहुत बुरी तरह से उनका हालत करते हैं उनकी, जो कोई थर्ड पार्टी उन्होंने चूज़ की है, याद रखिएगा वहीं पे उनकी ईगो ब्रेक होती है। अब वो थर्ड पार्टी, अगर उन्होंने बिजनेस चूज़ किया था लॉस हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल कुछ गेन उन्होंने चूज़ किया था, वहाँ लॉस हो जाएगा। थर्ड पार्टी चूज़ की, वो चीट कर जाएगी या फिर वो बहुत बुरी तरह से कार्मिक निकलेगी, जो उनके अच्छे वाले जो है लेसन उनको देगी, ठीक है। डीएम हमेशा अपनी लाइफ लेसन्स के थ्रू सीखते हैं, याद रखिए। डीएफ जो है उनकी अवेकनिंग यूनिवर्स करवाते हैं, यूनिवर्स ही करवाते हैं खैर दोनों की। डीएफ की अवेकनिंग डीएम करवाता है शॉक दे के, लेकिन डीएम के जो अवेकनिंग आती है वो कार्मिक्स के थ्रू, उनके लाइफ लेसन्स के थ्रू आती है। यही उनका इनर वर्क होता है। बहुत कम मस्कुलिन ऐसे होते हैं, अधिकतर ऐसे नहीं होते जो कॉन्शियस इनर वर्क करें। अधिकतर का इनर वर्क उनकी लाइफ में ही चल रहा होता है, लाइफ की घटनाओं के थ्रू उनको लेसन्स मिल रहे होते हैं और वन बाय वन लेसन उनको, हर लेसन उनको असेंड कराता जाता है। यही उनका इनर वर्क होता है, यही उनके ऊपर वर्क होता है, यही उनका असेंशन होता है और इसी के थ्रू वो असेंड होते हैं। तो आज के बाद जब कभी आप ये सोचें या ये माने या ये सोच के दुखी हों कि भैया आपका ट्विन तो देखो आराम से है, मज़े से है, और आप यहाँ पे सारा इनर वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप फिर भी इतना पेन भी झेल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए ये सारे पॉइंट सोच के देख लेना और फिर उस पर्सन की हालत समझ लेना जो इन सब के साथ गो थ्रू कर रहा है। आप तो एक्सेप्टेंस में, आप तो डिवाइन से जुड़े हैं, आप तो आपको तो सारी नॉलेज है, आपके हाथ में ये वीडियोस हैं जो आपकी अवेयरनेस को दिन ब दिन रेज़ करते हैं, लेकिन उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है। उनके लिए बहुत क्योटिक होता है, बहुत। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगेन। आप लोग अपना ध्यान रखिए,
और बिल्कुल भी अपने रनर को किसी भी तरह की बैड एनर्जी, सैड एनर्जी सेंड मत करिए। सैड और बैड दोनों ही नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय। हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो ये कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों से मैं सजेशन ले रही हूँ। आप मुझे बताइए या आप मुझे सुझाइए कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें भी हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर कंडीशन, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो आज एक इंसिडेंट आपसे शेयर कर रही हूँ जो रिसेंटली ही मेरे साथ हुआ, एंड उसमें मुझे आप लोग का सजेशन चाहिए कि मतलब अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते, इस पर्सपेक्टिव से बताइए। या ऐसे में क्या करना चाहिए एक इंसान को भी, एक इंसान होते हुए हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए। देखिए, कल की बात है, मैं जा रही थी कहीं और मैं निकली वहाँ से, मतलब मार्केट जाते हैं हम, गली गली में से होके जाते हैं ना, तो गलियों में से निकल रही थी और सडनली एक घर के बाहर से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे एक लेडी शायद अपने बच्चे को मार रही थी, शायद क्या कंफर्म ही मार रही थी। और वो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से, बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारा जा रहा था उसको। और लिटरली वहाँ पे अ, एक 1-2 बार, या शायद इससे भी ज़्यादा, पर 2 बार तो मुझे कंफर्म याद है, कुछ गिराने जैसी आवाज़ भी आई थी। जैसे आपने नोटिस किया है, कभी हमारे घर में जब छोटे बच्चे गिर जाते हैं, मान लो बेड पे से गिर गया छोटा बच्चा, तो उसका सर ज़मीन पे लगने की एक अलग सी आवाज़ आती है। तो इस टाइप की आवाज़ थी, जहाँ पे क्लियरली उस बच्चे को शायद बैंग भी किया जा रहा था, या तो दीवार पे या तो फर्श पे। और वो बच्चा इतनी बुरी तरह से छूटने के लिए रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। एंड वो महिला जो है वो चिल्ला रही थी कि कुछ पढ़ाई में तू ज़ीरो हो गया है, बिल्कुल ये हो गया, वो हो गया है, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये पता नहीं क्या 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 वो बोले जा रही थी। और मारने की आवाज़ तो आ ही रही थी, पता चल ही रहा था कि उस बच्चे को पीटा जा रहा है। लेकिन 2 से 3 बार ऐसी आवाज़ आई, जो मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चा हमारे घर में जब गिर जाता है तो उसका सर ज़मीन से लगने की कैसी आवाज़ आती है, बैंग की आवाज़ आती है एक। जैसे कुछ राउंड सी चीज़ ज़मीन पे लगी हो तो वो भी थी। मैं एक बार वहाँ से निकली और वहाँ पे मैंने आगे जाके मैं उस नुक्कड़ पे रुक गई, क्योंकि मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। और फिर मैं वहाँ से रिटर्न होके उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उस घर के बाहर से फिर निकली। और आपको पता है कि ये जो 11-12 बजे का टाइम होता है, जब लोग जा चुके होते हैं अपने अपने घरों से, तो कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं गली में। हाँ, इक्का दुक्का घर छोड़ के जो औरतें धूप सेक रही हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है, वो भी एकदम ऐसा, मतलब उनके पता नहीं, शायद उनके लिए रोज़ की बात थी, या होता रहता है, या समटाइम्स लोग दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहते हैं। तो उसके 2-4 घर छोड़ के भी एक लेडीज़ बैठी थी, और उस हो ही नहीं सकता कि उस तक वो आवाज़ें ना पहुँच रही हों। लेकिन वो अपना जो कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या काम कर रही थी, वो अपना किए जा रही थी। और उस घर के जहाँ पे उस बच्चे को पीटा जा रहा था, उसके जस्ट 1 घर छोड़ के या 2 घर छोड़ के कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। वहाँ पे जो मज़दूर लोग थे, वो आपको पता है ना, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वो मज़दूर अपना काम करते हैं और फिर बीच-बीच में मसाला वगैरह लेने आ रहे होते हैं, ईंटें लेने आ रहे होते हैं। तो वैसा एक, मैंने अगेन उस घर को क्रॉस किया, तब भी वही ड्रामा चल रहा था उस घर में। फिर मैं जब वापस अपने रास्ते पे वापस उसी जगह से वापस आई, मैं वहाँ पे बिल्कुल हल्का-हल्का चहलकदमी कर रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कि इस बच्चे को रोका जाए पिटने से। तो एक बार ख़्याल आया कि घंटी बजा के पानी माँग लूँ।
तो लेकिन वो भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर वो एक मज़दूर था जो ऊपर से नीचे आ रहा था बार बार सामान लेने। मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर आओ। वो बिल्कुल साइलेंटली मेरे पास आया, वो भी एकदम ऐसे शॉक में था। और वो साइलेंटली मेरे पास आया और मैंने बोला कि यहाँ पे मार रही है ना बच्चे को। तो उसने भी बोला कि हाँ। मैंने बोला क्या किया जाए, क्या करें? तो वो ऑब्वियसली एक लेबर था, उसने बोला कि क्या करें? और वो भी बिल्कुल मतलब साइलेंट था। वो भी ऐसा था जैसे मतलब एक होता है ना कि दया आ रही हो या सोच रहा हो, देख रहा हो। और 2-3 बार इस तरह से 2-3 मैं चक्कर ही काट पाई। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। अ, अगर मैं बाहर बुलाऊं उस लेडी को और कुछ बोलूं, तो उसके खुद के पड़ोसी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी वहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। और निकल के वो मुझे से झगड़ा करने लग जाए कि आपको क्या मतलब है, या मान लीजिए मतलब मुझे, मैं कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आया लिटरली कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे नहीं समझ आया कि ऐसे में करना क्या चाहिए। और मतलब लिटरली आपके पाँव जम जाते हैं, आपको लगता है कि आप आगे भी कैसे बढ़ो यार। एक हेल्पलेस बच्चा उसके हाथ में है, वो उसके साथ जो मर्जी करे। शायद उसका हस्बैंड जा चुका होगा, शायद घर में कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो आप लोग को क्या लगता है ऐसे में क्या कर सकते थे, क्या करना चाहिए होता है, या आगे से क्या कर सकते हैं हम कभी ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि समटाइम्स आप ये भी डर रहे होते हो, मान लो कि आप कंप्लेन कर दो उसकी, और क्योंकि पड़ोसियों को सदा वहीं रहना है, तो लोग नहीं अपना बिगाड़ना चाहते व्यवहार, तो लोग ही मुकर जाए, तो भी आप ही मतलब आप क्या कर लोगे? मैं तो बिल्कुल एक अनजान इंसान थी जो उस गली से गुजर रही थी। तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए?